आज के लेक्चर में हमने देखना है कि एक सिंपल जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो हम किस तरह से कर सकते हैं इसी मॉड्यूल से ESP32 के साथ। MQTT को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया कि आप किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन वो है सिर्फ कि आप डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह, या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे आपने डाटा भेज दिया। लेकिन आपको डाटा डेटाबेस में भी सेव करवाना है, या कोई और लॉजिक्स भी हो सकती हैं जो कि इतनी लेंथी हैं या इतनी कह लें कि बर्डन होता है इन सिस्टम के ऊपर, ये जो ESP32 लाइक स्मॉल जो सिस्टम है, कि उन पे वो नहीं रन हो सकती। आपने डाटाबेस में कोई सेव करना है तो उसका काफ़ी ओवरहेड होता है। फायरबेस को भी आप देख लें तो उसका प्रॉपर एक SDK आप पहले इंस्टॉल करते हैं, उस SDK के थ्रू फिर उसकी ऑथेंटिकेशन होती है, वो आप एक JSON फाइल जो है उसके साथ अटैच करते हैं, जो कि वो कंसोल से आप डाउनलोड करते हैं, तो वो उसके साथ अटैच होनी होती है। फिर उसके बाद आप डाटाबेस को कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप कोई ये स्क्रिप्ट जो है जो ये काम कर सकते हैं वो किसी हैवी मशीन पे रख दें, यानी किसी सिस्टम पे रख दें, और आप सिंपल एक URL हिट करें, एक HTTP की कॉल करें तो आपका वो काम हो जाए। वो फायरबेस में सेव करना है, वो MySQL में सेव करना है, किसी भी जगह पे वो सेव करना है, तो वो सारा जो ओवरहेड होगा, जो सारा बर्डन होगा, वो सिस्टम हैंडल करेगा। आमतौर पर ये ऑनलाइन सर्वर ही होते हैं जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं, और आपको एक URL मिल जाता है। जैसे google.com एक URL है, आप उसको हिट करते हो आपके सामने एक पेज आ जाता है। इसी तरह URL बनाए जाते हैं, उनको API कहते हैं। वैसे वो URL ऐसे होता है जो आपको सिर्फ डाटा देते हैं, या आप उन URL के थ्रू डाटा सेव करवा सकते हो या गेट करवा सकते हो, अपडेट भी करवा सकते हो। तो उसके लिए रिक्वेस्ट होती हैं। मोस्टली जो रिक्वेस्ट चलती है दो तरह की होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है और एक पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। ये HTML वगैरह में आपने पढ़ा होगा। तो गेट रिक्वेस्ट से आपको डाटा मिलता है, पोस्ट रिक्वेस्ट से आप डाटा सेव करवाते हो। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक सिंपल पेज बनाया, आप इसे हिट करते हो तो आपको ये टेक्स्ट मिलता है, दिस इज टेस्ट पेज। सिंपल सा एक पेज बना हुआ है, आप URL हिट करो और आपको ये मिल जाएगा। यही अगर आपको ESP के अंदर हिट करना है और आपको डाटा लेना है तो वो आप किस तरह से लेते हैं, उसके लिए आप एक HTTP क्लाइंट यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाईफाई तो आपको ज़ाहिर है करना ही है इंक्लूड, यहाँ पे आपको हिट करवाने के लिए वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए। और उसके बाद लाइब्रेरी है HTTP क्लाइंट। ये आपने अगर इस पे आप काम कर रहे हैं वाकई में, तो आपको ये इंपोर्ट भी करवानी होगी HTTP क्लाइंट, ये इंपोर्ट करवा लेंगे। और तीसरी चीज़ आ गई URL, कि आपको एक URL चाहिए, वो आप जो भी आपका URL हो आप यहाँ पे उसको लिख दोगे। उसके बाद अगर सेटअप में आके देखें तो आपके पास वही सेम लॉजिक, वाईफाई को बिगिन करना है, यानी वाईफाई से आपने कनेक्ट करना है इसको, आपने सिंपली इसको कनेक्ट कर लिया। इनके बगैर भी आप कर सकते हो क्योंकि हमारा पासवर्ड वाला तो है नहीं, तो हम सिंपल उसे SSID दे के भी कनेक्ट कर सकते हैं। और लूप के अंदर क्या है, 1 सेकंड का डिले है। और गेट डाटा एक मेथड मैंने बनाया और उसको कॉल किया। अब गेट डाटा में क्या होता है, सबसे पहले आपने HTTP क्लाइंट एक ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल, और उसके बाद URL को मैंने सिंपली प्रिंट करवा लिया, उसको स्ट्रिंग बना के करैक्टर स्ट्रिंग के तौर पे उसको प्रिंट करवाया। आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। उसके बाद HTTP.begin को आपने वो URL देना जो आप URL हिट करना चाहते हो। तो बिगिन में हमने वो URL दे दिया, उसके बाद सिंपली प्रिंट कराया जो भी डाटा आएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या कॉल करना है, अगर आपकी गेट रिक्वेस्ट है तो आप क्या कॉल करोगे, HTTP.get। तो गेट से आप ये आपको कोड रिटर्न करेगा। अब जो HTTP के मुख्तलिफ कोड होते हैं, लाइक 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, और 422 का मतलब होता है कि आपने ना कोई चीज़, मतलब इसको गलत हिट किया है, जो डाटा रिक्वायर था आपने वो नहीं भेजा, जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना इस URL की वो आपने फुलफिल नहीं की, तो वो 422 दे देता है। 413 आई थिंक उसका होता है अनऑथोराइज का, कि आप इसे हिट नहीं कर सकते, कोई ऑथोराइजेशन चाहिए इसके लिए। और 200 होता है सक्सेस का कोड, 200 सक्सेस के लिए होता है। तो ये जब आप हिट करोगे ये जाएगा, और अगर सक्सेसफुली सब कुछ हो गया तो कोड 200 मिलेगा। उसके लिए कांस्टेंट सिंपल बना हुआ है HTTP कोड ओके, इसके अंदर कांस्टेंट है, आप उससे चेक कर लोगे। अगर तो ये हुआ ओके हुआ HTTP कोड, तो इसका मतलब है हमें डाटा मिल गया सक्सेसफुली। अगर नहीं हुआ तो एल्स में आके वो सिंपली उस कोड को प्रिंट करवा देगा कि क्या कोड मिला, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या एरर हो सकता है, कि ये आपने URL ही गलत लिखा हुआ है या कोई डाटा आपको नहीं मिला वगैरह इस तरह। तो ये वैसे अगर कोई और मसला हो जाए तो -1 रिटर्न करता है,
यानी इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, मे भी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो हिट ही नहीं ना हो सकेगा वो उसे, यानी यूआरएल से तो आपको कोई भी कोड नहीं मिलेगा, तो उस केस में -1 रिटर्न करता है। इन शॉर्ट आपको ओके कोड नहीं मिलेगा, -1 भी ओके कोड तो है नहीं। तो अगर ओके है तो आप क्या करोगे फिर http.get स्ट्रिंग गेट करोगे, ये फिर आपको एक्चुअल डाटा मिलेगा जो उस पेज ने या उस यूआरएल ने रिटर्न किया, वो डाटा आपको मिलेगा। अब इस डाटा के साथ जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हो। इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, ये आप हर सेकंड इसको हिट कर रहा है। डाटा दिस इज टेस्ट पेज, यही वो डाटा था जो ये यूआरएल रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें आप देख लें कि जो मेन आपके पास करने का क्या है, बिगिन, ये तो वो यूआरएल देके आपने बिगिन करवाना है इसको, उसके बाद गेट, और अगर आपको कुछ डाटा भेजना तो पोस्ट। गेट या पोस्ट दो इसमें मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको सक्सेसफुल मिल जाता है तो आप उसको गेट स्ट्रिंग करके जो भी पेलोड आया, पेलोड कहते हैं असल में जो डाटा आप भेज भी सकते हैं और जो वापस आता है उसे पेलोड कहते हैं, तो वो आपको यहाँ में मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ यानी ओके नहीं आया तो आप उसको एरर उसका शो करा सकते हैं। और एंड पे जो आपने है इसको एंड भी करना है लास्ट पे, यानी इसको क्लोज करना है। इससे ही होता है कि रिसोर्सेज जो भी गेट किए होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो लास्ट आपकी लाइन होती है http.end, और उसके बाद रिटर्न में वो कोड ही रिटर्न करवा दिया। इससे ये हो जाता है कि जहाँ पे भी ये मेथड कॉल हुआ है आप वहाँ पे भी चेक लगा सकते हैं कि सक्सेसफुली काम हुआ है या नहीं हुआ, ये उसके लिए होता है। अच्छा, अब डाटा भेजने के दो तरीके होते हैं। आप गेट में भी डाटा भेज सकते हो, पोस्ट में भी भेजा जाता है, लेकिन पोस्ट में होता है कि जब आपने एक समझ स्टैंडर्ड बना हुआ है, जब आपने डाटा सेव करवाना है तो आप पोस्ट में भेजते हो। लेकिन गेट में भी हो सकता है आपने कुछ फिल्टर वगैरह अप्लाई करने हो, किसी चीज़ पे क्यूरी करना हो, तो उसमें आप फिर गेट में भेज सकते हो। अब उसका तरीकाकार क्या होता है, लाइक हम google.com ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ ESP32। ठीक है, तो आप ज़रा इसका URL देखें google.com/ और उसके बाद क्या आ रहा है, सर्च, यानी यहाँ तक तो इसका पाथ बन गया ना, इतना इतना तो ये इसका पाथ है। और इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन मार्क से आगे पैरामीटर शुरू हो जाते हैं। आपका यूआरएल और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब होता है इसके आगे पैरामीटर्स होंगे। और पैरामीटर्स किस तरह से होते हैं, की वैल्यू की तरह, की इसमें और इक्वल टू वैल्यू। अब यहाँ पे की क्या है, क्यूरी का शॉर्ट क्यू इज इक्वल टू ESP32, और हर पैरामीटर दूसरे से एंड से सेपरेट होता है। अगले के लिए आप अब अगला जो पैरामीटर है उसमें एंड यहाँ पे लगा है, और उसके बाद इनका अपना कुछ है SX SRF, और आगे फिर ये पूरा टोकन उसको दिया हुआ है। तो जितने भी पैरामीटर आपने भेजने हैं वो एंड सेपरेटेड होते हैं, और हर पैरामीटर की वैल्यू होता है की इक्वल टू वैल्यू। लाइक अगर यहाँ पे ESP32 लिखा है, मैं यहाँ पे आर्डिनो लिख देता हूँ तो ये आर्डिनो सर्च हो जाएगा। तो ये गेट जो मेथड इसमें, सॉरी गेट जो यूआरएल कॉल हो रहा है उसको पैरामीटर आप भेज सकते हो, यानी आप उसको डाटा भेज रहे हो एक पैरामीटर के तौर पे, तो की वैल्यू से दूसरे एंड पे भी इसी तरह सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो एक तरीकाकार तो ये होता है आप गेट रिक्वेस्ट में ही वो भेज देते हो, और दूसरा ये होता है कि सेम तरीकाकार यही होगा, आप की वैल्यू ऐसे लिखोगे, लाइक आपने आईडी भेजनी है इस बोर्ड की, कोई आईडी आपने इसको दिया, आपने वो आईडी भेजनी है, तो आप क्या लिखोगे, आईडी इज इक्वल टू और उसके आगे आईडी, और वो पोस्ट में रख के भेज दोगे। बाकी सेम ही है, सेपरेट भी एंड से ही होगा, जो 2 या 3 आपने जितने पैरामीटर भेजने हैं वो एंड सेपरेटेड होंगे, और इसी तरह लिखे जाएंगे की इक्वल टू वैल्यू। अगर आप पोस्ट में रख के भेजना चाहो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पोस्ट मेथड कॉल करोगे और यहाँ पे वो स्ट्रिंग बना के भेज दोगे। लाइक मैंने आईडी अगर भेजनी है तो इसको आप ऐसे लिखोगे पोस्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी आप आईडी इसको देना चाहते हो, सॉरी डबल कोट्स में आएगा। और अगर कुछ और इसके साथ आपने भेजना है, लाइक कोई वैल्यू आपने भेजनी है, कोई वैल्यू इसने गेट की है, जैसे हमने पोटेंशियोमीटर लगाया था वो वैल्यू आपने भेजनी है इससे अपने जो पेज आपने बनाया या सर्वर आपने बनाया उस पर भेजनी है, तो आप यहाँ पे करोगे एंड वैल्यू इज इक्वल टू 45।
ठीक है, तो आप इस तरह भेज सकते हैं। ये अब आप गेट में भी रख के भेज सकते हैं, लेकिन आमतौर पे सेव करवाने के लिए पोस्ट मेथड यूज होता है। तो इस तरह आप इसको डाटा भेज सकते हो। एंड सेपरेटेड होगा, हर जो वैल्यू होगी वो एंड सेपरेटेड होगी, और बाकी इसी तरह जैसे आप कोई वेरिएबल नहीं लिख लेते id इज इक्वल टू दिस, वो ये उसी तरह से लिखा जाएगा। ये हम वैसे इसको यूज भी करेंगे। आपने अगर इस डिवाइस से नोटिफिकेशन भेजना हो मोबाइल डिवाइस पे, इस तरह कम्युनिकेशन करनी हो, तो उसके लिए भी एक एपीआई कॉल होती है। और डायरेक्टली हम इसमें तो कॉल नहीं करते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इस तरह से होती हैं। ये सिर्फ यही नहीं कि इन बोर्ड की कैपेसिटी नहीं है, ये भी प्रॉब्लम होती है कि अथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, वो सारा कोड आपको इसके अंदर डालना पड़ता है। अगर वो किसी वजह से चेंज हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको सर्वर चेंज करना है, आपको लॉजिक चेंज करनी है, तो वो हार्ड कोड इस बोर्ड के अंदर होगी, इसको तो आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कोई यूआरएल, कोई लिंक अलग से बना लेते हैं, यानी एक लेयर और इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि इस बोर्ड को कोई परवाह नहीं है कि क्या अथेंटिकेशन या क्या ऑथराइजेशन यूज हो रही है, उसे कोई परवाह नहीं है। इसको पता है कि मुझे जो भी डाटा भेजना है इस यूआरएल को हिट करना है, और ये डाटा मुझे भेजना है उसके अंदर, गेट में भेजना है या पोस्ट में भेजना है। और वहां पे आप सारी लॉजिक लिख देते हो, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, हर चीज वहां पे होती है। अगर कुछ चेंज भी करना है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। इस कोड को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो इस बोर्ड के अंदर आपने कोड बर्न कर दिया है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए भी ये यूआरएल लिखे जाते हैं, ये यानी इस तरह से बनाए जाते हैं HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। अदरवाइज आप अगर देखेंगे ना, जब हम वो नोटिफिकेशन वाला काम करेंगे डिवाइस पर नोटिफिकेशन भेजने का, वो भी एक एपीआई कॉल ही है। लेकिन मसला ये आता है कि वो सिंपल एक एपीआई कॉल नहीं है, वो ऑथराइजेशन के बगैर आप हिट नहीं कर सकते, उसकी अपनी एक लॉजिक है। अभी पहले जो तरीकाकार चल रहा था फायरबेस पे नोटिफिकेशन भेजने का, वो कुछ और था, कुछ अरसे बाद उन्होंने चेंज कर दिया। अब जब वो चेंज किया तो ज़ाहिर आपको जाके यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचेंगे, ये ना सोचेंगे ये एक आध डिवाइस है, अगर ये चीज़ प्रोडक्शन में, और ये 100 डिवाइसेज आपने प्रोडक्शन में रखी हुई हैं या इससे भी ज़्यादा है, इवन 10 भी हो, तो आपको 10 के 10 में जाके वो कोड चेंज करना पड़ेगा, फिर ही वो कंपैटिबल होगा ना नई चेंजेस के साथ। तो जितनी भी डिवाइसेज है उसमें आपको कोड चेंज करना पड़ता है। तो इसमें फिर बेहतर ये होता है कि एक लेयर आप और इंट्रोड्यूस करवा देते हो, जिससे वो जो भी चेंजेस है आप उधर कर लेते हो, इसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डाटा तो वही रहता है। चेंजेस तो ये नहीं आती कि डाटा ही चेंज हो जाएगा, डाटा वही रहता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म चेंज किया जाता है। मे भी कोई सिक्योरिटी बग था उसके अंदर जो काम चल रहा था, पता चला सिक्योरिटी बग फिक्स किया गया और कहा गया कि नहीं अब ऑथराइजेशन ऐसे नहीं ऐसे होगी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, तो वो तो चेंज हो गई। तो आप सिंपली अपने उस स्क्रिप्ट में जाके चेंज कर दो जो आपने अपने सर्वर पे रखा हुआ है। इसने तो वही डाटा भेजना है, नोटिफिकेशन के लिए क्या हो सकता है, कोई वैल्यू उसने भेजनी है, तो ये तो सिंपली वही डाटा भेजेगा, और इस पे वैसे ही ओवरहेड जो है वो कम हो जाएगा। इसको सिर्फ वो वैल्यूज भेजनी है, नेक्स्ट क्या करना है, कैसे वो जाएगा, कैसे हिट होगा, नोटिफिकेशन कैसे बनाना है, वो सब इसकी सरदर्द नहीं होगी। ठीक है जी, अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लो, यही यूआरएल आप हिट करके देख लो, आपके पास ये डाटा आना चाहिए। नेक्स्ट के लिए आपने जो एक्सरसाइज करके आनी है वो बेसिक HTML के जो टैग्स हैं और जो पेजेस है ना, उसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करके आना है। नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि यही जो ESP है इसके साथ कनेक्ट होकर इसको एज अ वेब सर्वर, ये वेब सर्वर भी बन सकती है, तो इसको एज अ वेब सर्वर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उसमें ये होता है कि आप जैसे एक पेज आप हिट करते हो, हम google.com हिट करते हैं, इसी तरह आपको एक यूआरएल बन जाएगा, वो आप हिट करोगे, आपके सामने जो भी हमने इंटरफेस बनाया होगा वेब पेज का इसके डिवाइस के अंदर, वो आपके सामने शो हो जाएगा। अब आप उसी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर उस पर बटन लगे हुए हैं ना ऑन ऑफ के, तो आप उसी वेब पेज से वो ऑन ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बेसिक वे है इसको वेब सर्वर बनाने का। आमतौर पे ये अप्रोच इतनी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर एक वेब सर्वर का भी बर्डन होता है, लेकिन एक बेसिक छोटे मोटे काम के लिए और एक अच्छी एजुकेशन प्रैक्टिस के लिए वो आपको भी आइडिया होगा कि वेब सर्वर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है जी, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लो।